नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो हदें इंसानों को बांध नहीं सकती और सफलता को खुद चलकर हम तक आना ही होता है। ऐसे ही आज हम एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि फाउंडर ऑफ लॉजिकल स्टार्टअप के स्टार्टअप रौनक अग्रवाल जी से, जिन्होंने काफी कम समय में इस सफलता को हासिल कर लिया है। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए कि कहाँ से हुई और क्या किया है आपने। जी मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स कंप्लीट किया हुआ था, जो कि मैंने काफ़ी एक अर्ली एज में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि मैंने ऑल इंडिया लेवल पर 8th रैंक हासिल की थी। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जबलपुर शहर से ही करी थी और यहाँ पर जबलपुर में कोचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरी की अवेलेबल है नहीं, तो हमने अधिकतम पढ़ाई खुद ही करी थी और उसके बेस पर ऑल इंडिया लेवल पर रैंक प्राप्त हुई। और फिर मैंने मुंबई पे काम किया था 2 साल और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था लॉजिकल स्टार्टअप के नाम से। तो आपने करियर के रूप में इसे ही क्यों चुना? ये आपका शौक था या क्योंकि एजुकेशन आपने की है इस चीज को लेकर? जी, तो कंपनी सेक्रेटरी एक मैं पर्सनली जो हूँ एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे फोर फादर्स का, मेरे पेरेंट्स का सबका बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक नए फील्ड में एंटर होना और मेरी एक ऐसी फील्ड में जाने की बहुत इच्छा थी जिसमें एक प्रोफेशनल एटिकेट्स हो, प्रोफेशनल एथिक्स हो और हम किसी तरीके से बिजनेस कम्युनिटी से भी कनेक्टेड रहे। तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें कि हम प्रोफेशनली भी बिजनेसेस की काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रह सकते हैं। बिल्कुल। हमें बताइए रौनक जी की स्टडी सर्कल ऑफ ICSI जबलपुर में नया है, इसका रोल क्या है और ये यंगस्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल? जी, तो अभी तक मतलब जब मैंने जबलपुर में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, उसका कोई भी प्रेजेंस नहीं था। अभी इसके पहले मतलब यहाँ पर जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अगर कोई भी काम है तो वो दिल्ली से या भोपाल चैप्टर से होता था। तो इवन तो यहाँ पर इतने कंपनी सेक्रेटरीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसके बाद भी तो मैंने और मेरे एक कलीग ने CS तनवीर सलूजा, हम दोनों ने मिल करके ये एफर्ट डाला और जबलपुर में इंस्टीट्यूट का पहली बार स्टडी सर्कल हमने इनॉग्रेट किया, जो कि इस वर्ष जनवरी में इनॉग्रेट हुआ था। अब इस स्टडी सर्कल के माध्यम से जबलपुर के सभी कंपनी सेक्रेटरीज और सभी स्टूडेंट आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे अब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे बड़े रूप में, छोटे रूप में ट्रेनिंग इवेंट्स, वर्कशॉप्स, क्लासेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो जो कि सभी कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छे रूप में उभर कर सामने आ रहा है और सभी कंपनी सेक्रेटरीज को आपस में जोड़ने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इसके माध्यम से। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अगर कोई अपना स्टार्टअप नया स्टार्ट करना चाहे तो आप कैसे हेल्प करते हैं? जी, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है लॉजिकल स्टार्टअप, उसमें जो हमारा काम है वो ऐसा है कि हम सभी स्टार्टअप्स की, बिजनेसेस की कानूनी कार्यों में, यानी कि कोई भी उनका लीगल एस्पेक्ट हो, जैसे भले ही उनको एक छोटा रजिस्ट्रेशन कराना हो, कंपनी बनाना हो, चाहे उनकी अकाउंटिंग रिलेटेड काम हो या उनका कोई फंडिंग रिलेटेड काम हो, उनका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, इससे रिलेटेड कोई काम है, कोई बिजनेस डील है तो उसके लिए कोई अग्रीमेंट्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का रिलेटेड काम है, तो वैल्यूएशन रिलेटेड भी काम रहते हैं स्टार्टअप्स को। तो ये सारे काम हम किसी भी स्टार्टअप के लिए करते हैं। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके पास एक बिजनेस आइडिया है जिसको वो बढ़ावा देना चाहता है, तो हम उसको पूरा उसका ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन का कार्य है वो पूरा हम उसकी उसमें मदद करते हैं। और इतने सालों की जर्नी में हमने पूरे इंडिया के स्टार्टअप्स की इस फील्ड में बहुत मदद करी हुई है।
ओके। जी। आप क्या सजेस्ट करेंगे न्यू स्टार्टअप के लिए लोगों को किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी। तो जब आप के पास कोई भी एक बिजनेस आइडिया हो और आपको लगता है कि वो आइडिया बहुत बड़ा हो सकता है या वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, तो उस पॉइंट पर आपको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्ट मार्केट में अभी आपका जो सोल्यूशन है उसकी डिमांड क्या है। जैसे अगर आपने कोई एक कार्य को करने का एक पर्टिकुलर तरीके से आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा है कि ये अगर किसी कस्टमर की प्रॉब्लम है तो उसका अपन ऐसे सॉल्व करेंगे और इसके बदले हमको कस्टमर अच्छा पैसा दे देगा, तो क्या कस्टमर उसके लिए एक्चुअली पैसा देना तैयार है, क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो व्यक्ति के लिए डिमांड में ही नहीं है तो वो कभी आगे बढ़ने में उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली आपको देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या है मार्केट में। जैसे कि आपके दिमाग में तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बट अगर उसकी मार्केट में ऑलरेडी वैसा सोल्यूशन आके जा चुका है और मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या वो फेल हो चुका था, और अगर फेल हुआ है तो उसका फेल होने का कारण क्या था और क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ना केवल हमें हमारे लोकल मार्केट को देखना चाहिए, हमें ओवरऑल इंडिया के मार्केट को देखना चाहिए। अभी जो कल्चर चल रहा है जिसमें कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और मतलब जो यूथ है वो काफ़ी डायनामिक बिजनेसेस को सामने लेकर के आए हैं, काफ़ी इनोवेटिव बिजनेसेस को सामने लेकर आए हैं। तो कई बार होता है कि हम कोई आइडिया लेकर आए हो, बिजनेस हमने सोचा हो और ऑलरेडी कोई और किसी और शहर देश के कोने में वो काम कर रहा हो, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। इसमें बुराई नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिजनेस नहीं करें अगर कोई ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है तो, बट आपको अपना एक डिफरेंशिएशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको यूनिक बनाएगी उस इंडस्ट्री में। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए अमंग जो नॉर्मल फैक्टर्स होते ही हैं, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री का एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग करना, फंडिंग की प्लानिंग करना और ये सब चीज़ें। उसके अलावा कुछ न्यू चीज़ें जो मैं आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ वो ये है जो ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि इस फील्ड में करियर बनाना है, क्योंकि आपने बताया आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो प्रेशर तो होगा कि वही फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो, नया क्यों करना है, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? जी, मेरी फैमिली का पहला पर्सपेक्टिव तो ये था कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जब आपका एक फैमिली बिजनेस ऑलरेडी सेट है तो अलग से कुछ नया करने की क्या जरूरत है। बट मेरे अंदर काफी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे अपना खुद का ही कुछ बिल्ड करना है, जिससे कि और जो कि एक लंबे समय में मतलब मैं कहता हूँ जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें हो सके, कि जो मेरे आगे भी लोगों की मदद कर सके। तो मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी, उसके बाद फिर जॉब करी और फिर जॉब के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, तो जो इसको स्टार्ट करने का कारण भी यही था। और तब भी फैमिली वालों का यही रिएक्शन था कि अब अच्छी जॉब लग गई है तो अब क्यों इसके बारे में सोचना। तो बट तब भी मेरा रिएक्शन यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम और लोगों की मदद कर सकें। तो जब बिजनेसेस की मदद करते हैं अपने काम के थ्रू, तो हमको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो फैमिली की तरफ से तो हाँ वो भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। हाँ, कितना टाइम लगा आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आने में? जी, मुझे ओवरऑल मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 सालों का है, जिसमें से मैंने करीब 2-2.5 साल के आसपास जॉब करी हुई थी और फिर उसके बाद 3 साल की जर्नी है लॉजिकल स्टार्टअप की, जिसमें हमने 3 साल पहले जबलपुर से ही काम स्टार्ट किया था और आज हमारा पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। हमारी 18 लोगों की टीम है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरी टीम में काम कर रहे हैं और हम पूरे इंडिया के स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। Okay. आप आज जिस मुकाम पर हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ा? आपने बताया 3 साल तक आपने काफी कुछ मेहनत की, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां कितनी आई? जी, देखिए चुनौतियों का तो कोई काउंट है ही नहीं, क्योंकि जब आप इस तरीके के कोई काम में निकले हो आगे तो नहीं पता रास्ते में कितने हर्डल्स आने वाले हैं, कौन सी परेशानी कब आने वाली। हर दिन एक नया परेशानी आता है, बट हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो रोल ही यही है कि हमको नया सोल्यूशन ढूंढ के
लेके आना है। अब और फिर नया प्रॉब्लम आएगा, फिर नई कोई रेगुलेशन आ जाएगी, फिर कोई नया अमेंडमेंट आ जाएगा, फिर कोई नई बिजनेस की सिचुएशन हमारे सामने आएगी और हमको उसको सॉल्व करना है। और हर एंटरप्रेन्योर का एक्चुअली में यही काम होता है, बस रोज अपनी परेशानियों को सॉल्व करते चलना है और अपने बिजनेस की विजन से हटना नहीं है किसी भी दिन। बिल्कुल। आगे आने वाले सालों में आपके क्या प्लान्स हैं? जी, हम लॉजिकल स्टार्टअप को ही नेशनल लेवल पे और बड़ा करना चाहते हैं। जैसे अभी जो मुझे लगता है कि जो टियर 1 के जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, इन शहरों में स्टार्टअप्स के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज आज भी एक टियर 2 और एक टियर 3 के स्टार्टअप के पास अवेलेबल नहीं है। सरकार काफ़ी इन डायरेक्शंस में कदम उठा रही है, बट कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर और जिस दिन इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत अधिकतम हो गया प्राइवेट एंटिटीज का, तो टियर 2 और टियर 3 के स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत अधिकतम आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत रॉ टैलेंट है टियर 2 और टियर 3 के बच्चों में, स्टूडेंट्स में। बहुत, जो हम एक तरह से बोलते हैं जुगाड़ू दिमाग, जो इंडियंस का जुगाड़ू दिमाग होता है, वो दिमाग सही यूज हो सकता है। तो मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम लोग अपने बिजनेस के थ्रू ऐसे स्टार्टअप्स की मदद कर सके, इस तरीके से उनको कम से कम पैसे में, कम से कम उनकी मेहनत में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हम उनको अरेंज करके दे सकें, ताकि वो अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकें। और हम उनको एक और फैसिलिटी हेल्प करते हैं कि हम उनको एक बड़े मार्केट का एक्सेस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अगर भले ही कोई व्यक्ति जबलपुर में बैठा हो तो भी वो बैंगलोर के, मुंबई के स्टार्टअप्स से, दूसरी कंपनीज से, इन्वेस्टर्स से डील कर सके, कनेक्ट कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और अपने आप को ग्रूम भी कर सके वहाँ पे प्रेजेंट करने के लायक। तो मैं अपने लॉजिकल स्टार्टअप के माध्यम से पूरे टियर 2 और टियर 3 के स्टार्टअप्स की मदद करके उनको इस बड़े मार्केट के एक्सेस दिलवाने की तरफ आगे जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मतलब आपने एक गाइडलाइन देना चाहते हैं सभी को जी, कि इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। जी। आपने भी बताया कि गवर्नमेंट भी कुछ कदम उठा रही है, तो किस तरह की, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है? जी, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल लेवल पर भी हैं। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हुई हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, DPIIT बोलते हैं उसको, स्टार्टअप इंडिया के नाम से। तो उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक अटल इंक्यूबेशन मिशन है, उसकी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का MP स्टार्टअप सेल करके एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर उद्योग भवन है, जबलपुर में भी जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर है। इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और फंडिंग की पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स को काफ़ी फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि बिजनेस चलाने के लिए फंडिंग सपोर्ट, कोई भी पेटेंट लेने के लिए सब्सिडी मिल जाती है, ट्रेडमार्क लेने के लिए सब्सिडी मिल जाती है। यहाँ तक कि MP स्टार्टअप गवर्नमेंट ने तो एक सब्सिडी स्कीम बनाई हुई है, जिसमें कि आपके एम्प्लॉइज की आधी सैलरी सरकार देगी और आधी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ताकि आपको एक अच्छे स्टाफ का एक्सेस मिल सके। कुछ स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप ऑफिस सेटअप करने में उनकी मदद ले सकते हैं। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे आपको कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करी जाती है। बट इसमें से एक बस थोड़ा सा एक फैक्टर रह जाता है कहीं ना कहीं, कि बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी स्कीम्स का लोगों में क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है और सरकार की तरफ से वो चीज़ बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इसकी रीच अभी भी ऑडियंस तक कम है। तो अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो उसकी इच्छा है इसमें इनकी स्कीम्स का फ़ायदा उठा के एक बिजनेस को सेट करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इनका पूरा फ़ायदा उठा पा रहा हो और पूरा एक अपने सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले पा रहा हो। बट कुछ लोग हैं जो बेनिफिट ले भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप है इस पूरे सिस्टम में।
हाँ, तो ये आप शायद जी हम cover कर लेते हैं वो सारी जी चीजें, हम guideline। कोशिश पूरी करते हैं कि जो हमारे से जुड़े हुए स्टार्टअप्स होते हैं हम उनको जितनी स्कीम जो उनके बिजनेस के हिसाब से सूट करती हो उसका एक्सेस दिलवा सकें बिल्कुल, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या जो हमारा एक्सपर्टीज है उसके माध्यम से। बिल्कुल। जी तो चलते चलते आप हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है हमेशा यूथ के लिए कि आपको भले ही आप जबलपुर में बैठे हो या जबलपुर के कोई आसपास के एरिया में बैठे हो जो कि एक बड़े मार्केट नहीं है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है, बट वो आपके लिए उस बात का आज की डेट में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज की जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की हमारे फ़ोन में जिस तरीके से यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, अब तो चैट जीपीटी और इस तरीके के टूल्स आ गए हैं, तो उसके बाद तो और ज़्यादा जो रिसोर्सेज अब अवेलेबल है मार्केट में, तो अब तो आपके लिए बस आपको सही डायरेक्शन में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने सही डायरेक्शन पकड़ के अपने आप को उस डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर दिया तो आपके लिए सक्सेस तो निश्चित है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जबलपुर में बैठे हैं या आसपास हैं तो आपको सिर्फ नौकरी करनी है या एक करियर की सिक्योरिटी के माध्यम से एक नौकरी मिल गई तो आपका काम खत्म हो गया वहाँ पर फिर या आपकी लाइफ सेट हो गई है। आपको थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए क्योंकि जबलपुर जैसे छोटे शहर से भी कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो बहुत है, सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, तो आपको सही डायरेक्शन पकड़ के अब आगे बढ़ना है बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बिजनेस की इतनी बारीकियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रौनक अग्रवाल जी से जिन्होंने काफी बारीकियां बिजनेस को लेकर हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।